सौरी सौम्या के पीछे भागा, लेकिन कुछ देर बाद वापस लौटा। वह बहुत गुस्से में था। वह आते ही आशुतोष पर झपटा, जो इतनी देर से स्थिर मूर्ति के समान अपनी जगह पर उसी प्रकार से खड़ा था। सौर्य ने आशुतोष की कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, आखिर क्या क्या कहा दी से आपने? क्यों वह ऐसे गुस्सा होकर चली गई? क्या किया आपने? उसके गुस्से को देखते हुए राजीव और जॉय ने सौर्य को पकड़ते हुए आशुतोष से दूर किया। वहीं श्वेता खड़ी सब चुपचाप देख रही थी और शायद समझ भी रही थी। कुछ समय बाद सौम्या का कमरा। जॉय, तुम्हें आशुतोष के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था सौम्या। सौम्या, उसे भी ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। जॉय, क्या सोचना चाहिए था सौम्या? वह तुमसे प्यार करता है। सौम्या, जानती हूँ। जॉय आश्चर्य से, क्या उसने तुम्हें कह दिया? सौम्या, नहीं, अभी तक तो नहीं, और मैं चाहती भी नहीं कि ऐसा हो। जॉय, पर क्यों? सौम्या, कहा ना, क्योंकि नहीं चाहती मैं कि ऐसा कुछ हो। जॉय, क्या उसमें कोई बुराई है जो तुम उसे पसंद नहीं करती? सौम्या, नहीं, कोई बुराई नहीं है, इसलिए उससे दूर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों की अच्छाइयाँ ही हमें पिघला देती हैं। जॉय, तो इसमें गलत क्या है? तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हारे जीवन में प्यार वापस आया है। सौम्या, कैसी खुशनसीबी जॉय? जब मैं किसी से प्यार करना चाहती थी तो प्यार करने वाला व्यक्ति ही मुझे अकेला छोड़ गया, और अब कोई प्यार करने वाला आया है तो मैं किसी से प्यार करना ही नहीं चाहती हूँ। सपने टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है, और दिल टूटता है तो छटपटाहट। मुझे अब ना तो इच्छा है और ना ही इतनी शक्ति ही बची है कि ऐसे सपने बुनूं और उनके टूटने का दर्द भी झेलूं। बस अब जीवन में जो कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, इसी में सबकी भलाई है। जॉय ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। देर रात जब आशुतोष को नींद नहीं आई और बेचैनी सी महसूस होने लगी तो अपने कमरे से निकलकर नदी की धारा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसे एक साया दिखा, जो नीचे धारा के पास छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों पर बैठा हुआ था। वह उधर गया। उसने उस साय को पहचान लिया था। उसने अपने दोनों हाथ सीने के आगे बांध लिए और कहा, इस वक्त यहाँ बैठना सुरक्षित नहीं है। सौम्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह भी उसकी आवाज पहचानती थी। फिर कुछ देर बाद उसने बिना उसकी ओर घूमे जवाब दिया, मन की शांति के लिए जगह तलाश रही थी। अपने मन के एहसासों को स्वीकार कर लेना चाहिए, इससे मन की शांति के लिए जगह तलाशनी नहीं पड़ती है। सौम्या ने कुछ नहीं कहा और उठकर जाने को हुई तो आशुतोष ने उसका रास्ता रोका। मुझे कुछ बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं करनी, तुम्हें सुनना होगा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसके लिए आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं। जानता हूँ, लेकिन विनती तो कर सकता हूँ। अब सौम्या दुविधा में फंस गई। उसका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। वह हर परिस्थिति में किसी के भी आगे स्वयं को दृढ़ रखती थी, बिल्कुल भी टस से मस न होने वाली। उसकी एक अलग ही पहचान थी। लेकिन जितना सत्य उसका सुदृढ़ होना था, उतना ही एक और भी सत्य था कि वह प्रेम और विनय से परिपूर्ण भाव के सम्मुख स्वयं को कमजोरी पाती थी। लेकिन इस बार उसने खुद को पिघलने नहीं दिया और आगे चलने लगी। आई लव यू सौम्या, आई लव यू। आशुतोष चीख पड़ा। सौम्या के पैर वहीं जम गए। उसने कुछ नहीं कहा और उसकी ओर वैसे ही पीठ घुमाए खड़ी रही। उसे जिसका डर था वह हो गया था। जिस चीज से वह बचकर भागना चाह रही थी वह हो गया था। आशुतोष ने उसके सामने वह सब कह दिया जो उसकी आंखें हमेशा कहती थीं। सौम्या ने खुद को शांत करने के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कस लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे शांत देखकर आशुतोष ने कहा, कुछ तो कहो। चुप मत रहो सौम्या। सौम्या खुद को शांत रखने की भरकस कोशिश करते हुए, ये संभव नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। ये आपका एक तरफा प्रेम है जिसे मानने को मैं विवश नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं कौन सा तुम्हें आज ही बाध्य कर रहा हूँ? तुम पूरा समय लो, मुझे नहीं चाहिए कोई समय। वह अभी भी उसी प्रकार आशुतोष की ओर पीठ किए हुए खड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये तकदीर नहीं है हमारी। मेरी तकदीर तो मेरे सामने ही है। कभी कभी जो सामने होता है आवश्यक नहीं कि वह तकदीर में भी हो, और जो दिल में बसा हो उसे तकदीर में ढूंढते रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। ये संभव नहीं है। मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। ये निर्णय करने का कुछ अधिकार मुझे भी होना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए
कुछ नहीं जानते आप मेरे बारे में, वह चीखती हुई आशुतोष की बात काटकर उसकी ओर पलटी। उस एक क्षण के लिए आशुतोष का दिल दहल उठा। वह चीख सुनकर जिसने न सिर्फ रात्रि की निस्तब्धता व शांति को भंग कर दिया, वरन उस चीत्कार ने, समाहित पीड़ा ने उसके दिल को भी बेचैन कर दिया। सौम्या हाँफ रही थी, मानो मीलों लंबी दौड़ लगाकर आई हो। क्रोध चेहरे पर नाच रहा था और आंखें जलते कोयले के मानिंद दिख रही थीं। बाहर की हल्की रोशनी भरे वातावरण में भी उसका ये रूप उभर कर सामने आ रहा था। आशुतोष ने उसे देखा। वह एक जुआ खेलने जा रहा था, जिसमें फिलहाल की स्थितियां तो सुधर सकती थीं या फिर और भी बुरी तरह से स्थितियों को बिगाड़ भी सकती थीं। वह आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से सौम्या का चेहरा थाम लिया। तो बताओ मुझे अपने बारे में, मैं जानना चाहता हूँ। क्यों अपने जीवन को रहस्य की पेटी की तरह बंद कर रखा है तुमने? ताला लगाकर खुल जाने दो इन रहस्यों को, एक बार, बस एक बार। वह अपने स्वर और शब्दों में जितना प्यार और परवाह घोल सकता था, उतना घोलते हुए धीरे से बोला। आश्चर्यजनक रूप सौम्या शांत रही। उसने आशुतोष की कलाइयों को पकड़कर नीचे किया और वापस उसी प्रकार मुड़कर खड़ी हो गई। कुछ क्षणों बाद वह कुछ आगे बढ़ी और वहीं एक उभरी हुई चट्टान पर बैठ गई। आशुतोष भी जाकर उसके पास ही बैठ गया। वह चुप थी। बातों की कड़ी कहाँ से शुरू की जाए, यही सोचते और साहस बटोरते हुए वह स्वयं को तैयार कर रही थी, सुदृढ़ कर रही थी। मैं अनाथ थी, सौम्या ने कहा, और आशुतोष ने आश्चर्य से अपना सिर उसकी ओर घुमाया। वह अभी भी सामने ही देख रही थी। उसने आगे कहा, मैं 7 साल की थी जब पापा और माँ ने मुझे अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उनकी शादी को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो वह मुझे अपने घर ले आए। मैं हमेशा डरी सहमी सी रहती थी, क्योंकि मैं अक्सर ही अनाथ आश्रम के बच्चों के मुंह से सुनती आई थी कि गोद लिए बच्चों के माता पिता कुछ दिन तो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उस घर में रहते हुए मुझे अब 1.5 साल होने को आए थे और अब तक सब कुछ मेरी उम्मीदों के विपरीत बहुत अच्छा चल रहा था। मैं खुश थी। तभी एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ बनने वाली हैं। सच कहूँ तो उस समय इस खबर ने मुझे बेचैन कर दिया था और मुझे वापस भय और असुरक्षा के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। मुझे डर लगने लगा था कि अब जब उनका खुद का बच्चा अस्तित्व में आएगा तो भला मुझे कौन पूछेगा, मेरा क्या होगा। जल्द ही सौर्य हमारे जीवन में आया। हमारे घर में सब बहुत खुश थे, सिवाय मेरे। हालांकि मेरे साथ उनके द्वारा कोई भी गलत व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन मेरे अंदर की असुरक्षा और भय की भावना के कारण मैं हमेशा उससे चिड़ी रहती थी। उसके साथ ही हमारे घर में एक और सदस्य का भी आगमन हुआ, जिन्हें उस घर में बिताए अपने इन 2 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा था। वह थी पापा की बड़ी बहन। उनके घर में कदम रखते ही मुझे नकारात्मकता का आभास होने लगा। उनकी आंखों में मैं हमेशा अपने लिए नापसंदगी के भाव ही देखा करती थी। पता नहीं उन्हें मुझसे भला कैसी चिढ़न थी। वह शौर्य से जितना प्यार करती थीं, उससे भी कहीं अधिक वह मुझसे नफरत करती थीं। अपनी लाख चिढ़न के बावजूद उस छोटे से बच्चे को देख मेरा बाल मन उसे छूने, उसके साथ खेलने को लालायित हो जाता था, लेकिन वह कभी भी मुझे उसके साथ खेलने नहीं देती थीं, यहाँ तक कि उसे हाथ भी नहीं लगाने देती थीं। हमेशा उसके आसपास जाते ही मुझे वहां से घुड़क कर भगा देती थीं। उनके इस व्यवहार के कारण मेरी डर और असुरक्षा की दीवारें और मजबूत होती गईं और मैं उस मासूम बच्चे से और भी अधिक चिढ़ने लगी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक शाम जब बुआ उसके पास नहीं थी, तो मैं उसे चिकोटी काट कर रुलाने के इरादे से उसके पास पहुंची, लेकिन मुझे देखकर वह हंसा और बस मेरा दिल वहीं पिघल गया। जो हाथ मैंने उसे चिकोटी काटने के इरादे से बढ़ाए थे, उसी हाथ से उसके मुलायम और फूले फूले गालों को सहलाने लगी। तभी मेरे हाथ को किसी ने कसकर पकड़ लिया। मैंने सिर उठाकर देखा, वह बुआ थीं, जो भयंकर गुस्से से मुझे घूर रही थीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की, मनहूस कहीं की। इतना कहते हुए उन्होंने सौम्या को फर्श पर दूर पटक दिया। सौम्या दर्द से कराह उठी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने पीछे मुड़कर बुआ को देखा। अब वह बच्चे को अपनी गोद में उठाकर प्यार से पुचकार रही थीं। सौम्या ने उठने के लिए अपना सर उठाया तो सामने 2 पैर नजर आए,
जो उसकी आंख में आंसुओं के कारण धुंधले दिख रहे थे। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी की पकड़ महसूस हुई। वह शरद जी थे। उन्होंने उसे उठाया। उनके चेहरे पर भी गुस्सा साफ झलक रहा था और उन्हें ऐसे देख सौम्या अंदर तक कांप गई। वह फर्श को घूरने लगी। अब इस घर में उसके सुख के दिन पूरे हुए। अपने बेटे के सामने एक गोद ली हुई बेटी को आखिर कौन पूछेगा। बेटों के लिए तो कई लोग अक्सर अपनी सगी बेटियों के साथ अन्याय कर देते हैं, तो इस गोद ली हुई बेटी की आखिर औकात ही क्या थी। आखिर आपकी हिम्मत भी कैसे हुई। जब शरद जी के क्रोध से भरे ये शब्द उसके कानों में गए, तब उसकी तंद्रा टूटी। उन्होंने सौम्या के आंसू पोंछते हुए अपनी बहन से कहा, जब से आप यहाँ आई हो मैं देख पा रहा हूँ आपका सौम्या के प्रति व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे। इतने दिनों से आपको केवल इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि आप बड़ी बहन हैं मेरी। इस घर में कुछ दिनों की मेहमान, कुछ कहकर मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन आज आपने सौम्या के साथ दुर्व्यवहार की सारी सीमाएं लांघ दी। सुधा, शरद जी की बहन, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये है ही इसी व्यवहार के लायक। इसकी हिम्मत तो देखो। मेरे मुन्ने को अपनी तर्जनी उंगली से अपनी ओर करते हुए मेरे मुन्ने को इसने हाथ लगाया तो कैसे, जिसके ना माँ बाप का पता ना खानदान का, मनहूस बज्जात। दी दी, शरद जी चीख पड़े। क्रोध से उनका चेहरा लाल हुआ जा रहा था। बस बस बहुत हो गया। अब एक शब्द और नहीं। इसका बाप शरद सिन्हा है। अपनी छाती ठोकते हुए, मेरी बेटी है ये, उतनी ही अपनी जितना कि शौर्य। और जिसे आप मनहूस कह रही हैं, मेरे लिए तो वह बहुत ही शुभ है। साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। अरे उसके नन्हे कदम क्या पड़े इस घर में। बरसों से वीरान पड़ा ये घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। और बस ये सुनते ही सौम्या के भीतर व्याप्त भय व सुरक्षा की दीवारें उसी क्षण धराशायी हो गईं। उसने कलाइयों से अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा और सिर उठाकर अपने पिता को देखा। वह अब देख सकती थी कि उसके पिता का वह क्रोध उसके लिए नहीं था। वह सचमुच में उसके पिता थे, उसके संरक्षक। सुधा, लेकिन शरद, तू मेरी बातों को समझने की कोशिश तो कर। मैं तेरे भले। बस मुझे अब इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। अभी रात हो चुकी है। आप कल सुबह यहाँ से जा सकती हैं। सुधा जी की बात काटते हुए उन्होंने इतना कहा और सौम्या का हाथ पकड़े वह अपने साथ कमरे से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे रमा जी भी चुपचाप चली गईं, जो बहस की तेज आवाजों को सुनकर यहाँ आई थीं। अगली सुबह सुधा जी जाने को तैयार हॉल में बैठी रमा जी को हिदायतें दे रही थीं। मुन्ने का ख्याल अच्छे से रखना। ऐसा ना हो कि मेरे जाते ही तुम लापरवाह हो जाओ, और बराबर से बीच बीच में इसकी नज़र भी उतारती रहना, कहीं किसी की बुरी नज़र, बुरा साया न पड़ जाए इसके ऊपर। अंतिम वाक्य उन्होंने सौम्या को देखते हुए कहा था। शरद और रमा दोनों को उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके कहने का अर्थ क्या है। फिर भी दोनों चुप रहे। वह नहीं चाहते थे कि जाते समय वह सुधा जी को कोई ऐसी बात कहें जिसका बाद में उन दोनों को ही अफसोस हो। वह दोनों उनके पैर छूने को झुके। सुधा शरद से सदा खुश रहो, रमा से सदा सौभाग्यवती रहो। फिर दोनों से, और मेरी एक बात अच्छे से ध्यान रखना, अपना अपना होता है और पराया सदैव पराया ही रहता है। उनकी बातों से स्पष्ट था कि उन्हें अपने किए किसी भी कृत्य पर कोई पश्चाताप, कोई अफसोस, कोई संकोच नहीं था। वह अभी भी उसी प्रकार पूर्ण विश्वास के साथ बेझिझक बोल रही थीं। शरद जी ने उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा और बोले, चलने में देर हो रही है, बस का समय हो गया। और सुधा जी चली गईं। सौम्या उन्हें जाते हुए देख रही थी। हालांकि वह अकेली आई थी, लेकिन जाते समय इस घर बहुत कुछ महत्वपूर्ण लेकर जा रही थी, जिसका भान स्वयं उनको भी नहीं था। वह था सौम्या का डर, उनकी असुरक्षा की भावना, उसकी चिंता और चिड़न। अब वह खुश थी क्योंकि उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे और ये बात वह अच्छे से समझ चुकी थी। 3 साल बाद उनके घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल था। उनके घर एक नया नन्हा सा सदस्य जो आया था, नहीं नहीं आई थी। इस बार सौम्या अपने सभी भयों से मुक्त हो उन सभी लम्हों को जी रही थी जिन्हें पिछली बार अपनी अज्ञानता के कारण उसने खो दिए थे। इस बार वह उसके साथ हंसती मुस्कुराती और माँ की अनुपस्थिति में उसका ध्यान भी रखती थी। अब न केवल वह असुरक्षा की कठोर और कटीली दीवारें धराशायी हो चुकी थीं, बल्कि उसके स्थान पर रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारियां भी
अस्तित्व में आ चुकी थीं, जो अपने जीवन में सभी का हंसते और खिलखिलाते हुए स्वागत करती थीं। खुशियों के पल पंख लगाकर बीतते जा रहे थे और अब इस घर में उसके साथ खेलने के लिए दो छोटे भाई बहन थे, जिनकी वह बड़ी बहन थी। सौम्या अब 18 वर्ष की हो चुकी थी और कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती थी। उस दिन शरद और अम्मा जी की शादी की 25वीं सालगिरह थी। सौम्या ने जिद करके उस दिन घर पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें केवल कुछ करीबी लोग और पड़ोसी ही शामिल थे। मेहता जी भी अपने बेटे पंकज के साथ आए थे। उसी पार्टी में पहली बार पंकज ने सौम्या को देखा था। दरअसल पंकज जब 11 वर्ष का था, उसी वक्त उसकी माँ और मेहता जी की पत्नी का देहांत हो गया। वह अपना काम और पंकज दोनों को एक साथ नहीं संभाल पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने पंकज को पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। चूंकि सौम्या करीब 10-11 साल पहले ही इस परिवार का हिस्सा बनी थी और ठीक उसी समय के आसपास मेहता जी ने पंकज को हॉस्टल भेज दिया था, इसलिए उन दोनों का आमना सामना कभी नहीं हुआ था। कुछ दिनों पहले ही वह अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करके लौटा था और अब मेहता जी के साथ ही रहने वाला था। शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेहता जी ये कहते हुए शरद जी के गले लग गए। वैसे पार्टी अच्छी है, ये कहते हुए मेहता जी शरद जी से अलग हुए। अरे क्या ही बताएं, आजकल के बच्चे और उनकी जिद पीछे ही पड़ गई थी कि पापा आपकी शादी की सिल्वर जुबली है तो सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। शरद जी के पास ही खड़ी सौम्या को देखते हुए कहा। उसने भी बस मुस्कुराकर इसका जवाब दिया, हमारी सौम्या है ही इतनी प्यारी और समझदार। उन्होंने सौम्या के सिर को थपथपाते हुए कहा। सौम्या अपनी पलकें और सिर झुकाए और दांत के निचले होठों को दबाए मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ को पचाने की कोशिश में लगी हुई थी। शर्म से उसके गाल लाल हुए जा रहे थे। वहीं पास खड़े पंकज ने जब सौम्या का ये रूप देखा तो बस देखता ही रह गया। कुछ देर बाद सौम्या जब श्वेता को केक खाने में मदद कर रही थी, पंकज उसके पास आकर खड़ा हो गया। हाय सौम्या, पंकज ने सौम्या से कहा। हाय, सौम्या ने उसे छोटा सा जवाब दिया और वापस अपने काम में लग गई। पंकज ये देख बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की नीयत से उसी के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तो अक्सर यहाँ आया करता था, लेकिन उस वक्त यहाँ कोई बच्चा नहीं था जिसके साथ मैं खेल सकूं। और ऐसा कहते हुए उसने श्वेता की छोटी छोटी उंगलियों को पकड़ लिया, जिसे श्वेता ने वापस खींच लिया। फिर मॉम की डेथ हो गई और पापा ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। उसने सौम्या का ध्यान अपनी ओर खींचने के इरादे से कहा, जिसमें वह लगभग कामयाब भी हो गया। सौम्या ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपने कामों में लग गई। कितना अच्छा होता ना यदि मैं भी यहीं होता, तो हम सब एक दूसरे के बचपन के दोस्त होते। सौम्या ने हाँ कहा और फिर चुप हो गई। तुम क्या इतना ही बोलती हो? मतलब हाँ ना बस? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मुझे नए लोगों से घुलने मिलने में समय लगता है। और सौम्या ने अपना अब तक का सबसे बड़ा वाक्य कहा। तो चलो हम अभी दोस्ती कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे मैं भी पुराना हो जाऊंगा। पंकज ने अपने हाथ सौम्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सौम्या ने पंकज के हाथ को देखा और फिर उसे जैसे अपनी आंखों से ही उसे स्कैन कर रही हो। क्या पहली ही मुलाकात में दोस्ती कर लेनी चाहिए? पर ये तो मेहता अंकल का बेटा है ना, उनको तो वह अच्छे से जानती है, तो शायद दोस्ती की जा सकती है। ओके, कहते हुए सौम्या ने उससे हाथ मिला लिया। पार्टी खत्म हो चुकी थी। पंकज और मेहता जी अपने घर आ चुके थे। मेहता जी सोफे पर पसरते हुए बोले, बड़ी ही प्यारी बच्ची है, जब भी मिलता हूँ मन खुश हो जाता है। एकदम अपने नाम की तरह ही सौम्य, शांत, संस्कारी और सुंदर भी। पंकज उनकी बात खत्म होते ही मन में सोचने लगा। पंकज अपने कमरे में औंधे मुंह लेट साइड लैंप की बत्तियां जला बुझा रहा था। उसके दिमाग में केवल सौम्या ही सौम्या छाई हुई थी। सौम्या का वह शर्माता हुआ रूप उसकी आंखों से होते हुए उसके मन के पर्दों पर पूरी तरह से छप चुका था। फिर उसने अपने उस हाथ को देखा जिससे उसने सौम्या से हाथ मिलाया था और गुनगुनाने लगा, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। पंकज अपनी उम्र के अन्य लड़कों की तरह एक लापरवाह व आकर्षक नवयुवक था। हालांकि प्रवीण मेहता ने उसे बोर्डिंग स्कूल इसलिए भेजा था कि वह अपना भविष्य बना सके, लेकिन इतने सालों तक अकेले रहने के कारण बुरी संगतियों में फंसकर वह कुछ स्वच्छंद और उद्दंड हो गया था। अगले दिन वह सौम्या के कॉलेज के सामने खड़ा था।
सौम्या अपने दोस्तों से बातें करने में व्यस्त थी। वह उसे तब तक देखता रहा जब तक वह वहां से चली नहीं गई। उसके बाद वह अक्सर ही सौम्या से मिलने के बहाने ढूंढता और अक्सर उसके घर भी चला जाता था। सौम्या अब उससे घुलने लगी थी और बेझिझक बातें करने लगी थी। किसी और को नहीं पता था कि आखिर उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। और एक दिन पंकज अपने पिता के पास गया और उनसे अपने दिल की बात कह दी। वह अचंभित थे। उसकी बातों को सुनकर उन्होंने उसे समझाया और कहा कि उसे अभी इसकी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी दोनों ही अयोग्य हैं। अभी उसे खुद के भविष्य पर ध्यान चाहिए और सौम्या को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन वह जिद पर अड़ गया। मजबूर होकर उन्होंने शरद जी से बात करने का निर्णय लिया। लेकिन हुआ वही जिसका उन्हें अंदेशा था। शरद जी की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का ये सुझाव कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने इस बात को ये कहकर कि सौम्या अभी बहुत छोटी है, सिरे से खारिज कर दिया। पुत्र मोह में पड़े प्रवीण मेहता ने फिर भी हार नहीं मानी और एक प्रयास और किया। वह बोले, कोई बात नहीं, शादी नहीं कर सकते तो दोनों बच्चों की मंगनी करवा देते हैं। शादी 3-4 साल बाद भी हो जाएगी। शरद जी, इसके लिए भी मुझे सौम्या की सहमति चाहिए होगी। प्रवीण, मुझे नहीं लगता कि वह अभी इस योग्य है कि अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले सके। भविष्य के लिए भी मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। हालांकि उसके योग्य होने पर मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदले, लेकिन अंतिम निर्णय तो उसी का होगा। घर आकर उन्होंने सब कुछ पंकज को कह सुनाया, जिसको सुनकर वह इतना तो समझ गया था कि उसने अपने भविष्य के लिए जो भी सपने सजाए हैं, उसके लिए सौम्या की सहमति अनिवार्य है। उसकी सहमति को पाने के लिए उसने अपने प्रयास जारी रखे। इधर कुछ समय और बीता। पंकज की सौम्या और उसके परिवार वालों से अच्छी खासी बनने लगी थी। वह एक शांत और सुनसान पहाड़ी जगह थी। शाम हो रही थी, हालांकि अंधेरा होने में अभी कुछ समय था। उतरो, पंकज ने अपनी बाइक रोकी और हेलमेट खोलते हुए बोला। हम यहाँ क्या कर रहे हैं पंकज? हम तो घर जा रहे थे ना, सौम्या ने उतरते हुए कहा। क्यों, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? पंकज भी उतरते हुए बोला। वह बात नहीं है पंकज, लेकिन तुमने झूठ क्यों कहा? मुझे डर लग रहा है, सौम्या ने धीमे से सिर झुकाए हुए कहा। वह आज पंकज के साथ द्वितीय वर्ष का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कॉलेज गई थी और अब पंकज उसे घर ले जाने के बजाय यहाँ ले आया था। जब मैं साथ हूँ तो फिर भला डर किस बात का? उसने उसी तरह धीमी आवाज में सौम्या के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर अपने चेहरे के सामने लाते हुए कहा। और उसी क्षण सौम्या को महसूस हुआ कि उसका दिल उसके शरीर में आखिर धड़कता कहाँ है, और जिसका प्यार मोहब्बत की बातों से कोसों दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। ये तो डर था, घबराहट थी, जिसने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। उसने देखा कि पंकज की आवाज, उसके हाव भाव और उसकी आंखें आज कुछ बदली हुई सी थीं, जिसे अब वह अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। वह उसकी आंखों में झांक रही थी, जहां आज कुछ अजीब सा, अलग सा और नया सा दिख रहा था, जिससे वह बिल्कुल अनजान थी और जो उसे डरा भी रहा था। हाँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसने उसके हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए और थोड़ा दूर हटते हुए कहा। मुझे तुम्हें कुछ बताना था क्या? चलो आओ, यहाँ बैठकर बातें करते हैं, उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। पर पंकज, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। पंकज उसकी बात को सुनकर अपनी आंखें बंद कर अंगूठे से अपनी कनपट्टी पर खुजाने लगा, जैसे कोई निर्णय लेना चाहता है, जबकि सौम्या चुपचाप उसे बस ऐसा करते हुए देख रही थी। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, ठीक है? पंकज ने कहा तो सौम्या ने हामी में अपनी गर्दन हिला दी। मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आईं और गईं सौम्या, लेकिन तुम सबसे अलग हो, सबसे खास। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा दिल बेचैन हो गया है, बागी हो गया है। ये किसी की नहीं मानता, मेरी भी नहीं। ये बस तुम्हें चाहता है, बस तुम्हें। मैं जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही चाहूंगा, बस मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ सौम्या। मैं तुमसे बेहद दीवानों सा प्यार करता हूँ और जीवन भर ऐसे ही करता रहूंगा। कितनी खूबसूरती से पंकज ने वह शब्द कहे थे जो शायद हर लड़की अपने साथी से सुनना चाहेगी, पर सौम्या को ये कुछ खास पसंद नहीं आया,
क्यों पता नहीं, लेकिन खुश होने की जगह उसके मन में एक अनजाना भय सामने आने लगा। उसके पैर अपनी जगह पर जम गए थे। अनायास ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जिसे देख पंकज की त्योरियां चढ़ गईं। उसने अपना एक हाथ सौम्या के गले में इर्द गिर्द लपेटा और दूसरी हथेली की तर्जनी से सौम्या के गालों पर आए आंसुओं को उड़ाकर फूंक मारकर गिरा दिया। फिर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और सौम्या से पूछा, इसका आंसुओं का क्या मतलब है? उसके ये शब्द बड़े धीमे ही निकले थे, लेकिन उसमें क्रोध साफ झलक रहा था, जिसने सौम्या की घबराहट को और बढ़ा दिया। अब तक जो पैर उसे जमे महसूस हो रहे थे, वह कांपने भी लगे थे, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती थी। उसे खुद को संभालना होगा, कुछ करना होगा। मुझे थोड़ा समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, सौम्या ने डरते हुए कहा। इस समय वह खुद में ही सिमटी जा रही थी। वह क्यों भला? तुम मुझे ना तो नहीं कहने वाली ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तुम खुद समझो ना। एक तो ये सब इतना अचानक हुआ और मैं काफ़ी घबराई हुई भी हूँ। ऐसे में मैं कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहती हूँ। मतलब ऐसे में तो ना ही हो सकती है ना? तुम खुद सोचो ना। सौम्या ने अपना पासा फेंक दिया। थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं बता दूंगी। मुझे अभी घर छोड़ दो प्लीज। वह उससे घबराते हुए और अटकते हुए आगे बोली। पंकज ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारी हाँ सुनने के लिए, समझी? वह उसके गाल थपथपाते हुए बोला। सौम्या ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया, तो पंकज ने उसके गले से अपना हाथ निकाल लिया और उसे छोड़ दिया। अगले दिन सौम्या ने फोन पर उसे इनकार कर दिया, जिसके चलते पंकज आग बबूला हो गया और फोन पर ही सौम्या को किसी भी हालत में अपना बनाने की धमकी देने लगा। अब सौम्या ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद शरद जी और प्रवीण जी के बीच फोन पर अच्छी खासी बहस हुई। उन्होंने प्रवीण जी से पंकज को सौम्या से दूर रहने की नसीहत देते हुए फोन रख दिया। पंकज ये सब जानकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसका अब सौम्या के घर आना जाना बंद हो चुका था, लेकिन अब वह उससे मिलने के लिए दूसरा तरीका खोजने लगा और इसके लिए उसने सौम्या के ही कॉलेज में मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। जब शरद जी को ये बात पता लगी, तब उन्होंने सौम्या के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने सौम्या का दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवा दिया और इस बात की भनक भी किसी को नहीं लगने दी। सौम्या 6 सालों तक दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल में रही। इस दौरान उसके व्यक्तित्व में बहुत से बदलाव हुए। अब उसने बात बात पर डरना छोड़ दिया था। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, दुनिया के सामने खड़े होने का हौसला बढ़ा। लेकिन इन कुछ सालों में वह कभी लौटकर देहरादून वापस नहीं आई। इसलिए जब उसके बीएड की इंटर्नशिप खत्म हुई, तब वह बिना किसी को बताए देहरादून आ गई और सीधे शरद जी के कॉलेज पहुंच गई। उस समय शरद जी की क्लास थी, इसलिए सौम्या ग्राउंड की ओर जा रही थी और तभी कोई उसे ऐसा दिखा जिसने उसे रुकने को विवश कर दिया। वह कभी उसके घने बाल जो बार बार उसके माथे पर आ रहे थे, उन्हें उंगलियों से ऊपर की ओर समेटता, कभी हाथ बांध लेता, तो कभी अपने चश्मे को सही करता। उसके साथ वह 2-3 विद्यार्थी थे शायद, जिनसे वह बातें कर रहा था। सहसा उसकी नज़र घूमते हुए सौम्या पर गई। उसने उसे खुद को घूरते हुए पाया, तो अपनी एक भौं उठाकर उसे देखा, मानो उसके खुद को घूरने का कारण पूछ रहा हो। उसके ऐसा करने के कारण अन्य तीनों का ध्यान भी सौम्या पर चला गया। सौम्या अचानक हुई इस प्रतिक्रिया से सकपका गई। वह उल्टे पैर वहां से स्टाफ रूम की ओर भागी। उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और वापस अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद जब शरद जी वहां आए, तो सौम्या को वहां देखकर चौंक गए। वह मुस्कुराते हुए उनसे मिली, फिर दोनों घर चले गए। घर आकर सौम्या बहुत खुश थी। उसने देखा उसके भाई बहन अब कुछ बड़े हो गए थे। उनसे मिलने के दौरान उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खुश थी क्योंकि अब उसका परिवार फिर से एक था। पंकज को जब पता चला कि सौम्या वापस आ चुकी है, तो वह उससे मिलने के लिए मौके तलाशने लगा और उसे वह मौका मिला भी। एक दिन जब सौम्या बाजार में थी, तब पंकज अचानक उसके सामने आ गया। सौम्या ने उसे देखा, वह वहां से जाने लगी और तभी पंकज ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। सौम्या ने पलटकर गुस्से से पंकज को देखा।
पंकज ने जब सौम्या की गुस्से से भरी आंखों को देखा तो वह समझ गया कि ये वह पुरानी वाली सौम्या नहीं है जो उसके ऐसा करने पर डर गई थी। इसलिए उसने दिमाग से काम लेने का फैसला किया। सॉरी सौम्या, मुझे माफ कर दो, पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए। पंकज के ऐसा कहते ही सौम्या की आंखें कुछ नरम हुईं, जिसे उसने भी अच्छे से पहचान लिया। तुम्हारे माफी मांगने से क्या होता है पंकज? तुम्हारी वजह से मुझे इतने साल अपने परिवार के बिना रहना पड़ा। सौम्या ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। तुम चाहो तो इसके लिए मैं अपने कान भी पकड़ने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर उसने अपने कान पकड़ लिए। सौम्या ने उसके हाथ पकड़कर नीचे करते हुए खींचकर कहा, क्या कर रहे हो पंकज? सभी लोग हमें ही देख रहे हैं, तो फिर कहो तुमने माफ किया या नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ, माफ किया, चलो हम पहले की तरह दोस्त बन जाएं। पंकज खुश होते हुए बोला, माफ करना पंकज, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। तो इस माफी का क्या फायदा? वह तो देखेंगे, बाय, सौम्या ने कहा और चली गई। पीछे खड़ा पंकज गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उसे देखता रहा। सौम्या जब अपने घर पहुंची तो एक और सिरदर्द उसका इंतजार कर रहा था। घर पर सौम्या की शादी की बात चल रही थी। लड़का शायद शरद जी के ही कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। रमा जी ने उसकी ओर लड़के की तस्वीर बढ़ाई तो वह तुनक कर खड़ी हो गई और पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे रमा जी भी उसके कमरे में गईं। वह रो रही थी। उन्होंने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा उठाया और पूछा, अब इसका क्या मतलब हुआ भला? तुम लोग जानबूझकर मुझे खुद से दूर करना चाहते हो ना, इसलिए ऐसा कर रहे हो। अभी मुझे आए मुश्किल से 1 महीना ही हुआ है और फिर से यहाँ से भगाने की तैयारियों में लगे हुए हो, और इस बार तो परमानेंट टिकट कटवा रहे हो। उसकी बातों को सुनकर रमा जी मुस्कुराने लगीं और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, पागल लड़की, अभी तो सिर्फ बात शुरू हुई है। कौन सा हम तुम्हें अभी इसी समय डोली में बिठा रहे हैं? फिर भी योजनाएं तो बनाई जा रही हैं ना। ये योजनाएं तो कभी ना कभी बननी ही थीं। खैर तुम बस देख लो, एक बार मिल लो उनसे। यदि बात नहीं बनी तो हम मना कर देंगे। एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। सौम्या ने नम आंखों से उसकी ओर देखा तो उन्होंने उसके गाल को छूकर कहा, लड़का असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2 साल पहले ही उसने ज्वाइन किया था। तुम्हारे पापा अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं और वह पोल साइंस में। दोनों की उम्र में भी काफ़ी फर्क है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा कहते हैं कि दोस्त सा ही लगता है उसके साथ हमेशा। तुम्हारे जाने के बाद से ही वह थोड़े गुमसुम हो गए थे, लेकिन उसके आने के बाद वह फिर से हंसने लगे। छोटी उम्र में ही उसके सर से पिता का साया उठ गया था, जिसने उसे समय से पूर्व ही परिपक्व बना दिया। पता है, जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बारे में उनसे पूछा तो बोले, ये सब फैसले मैंने अपनी माँ पर छोड़ रखे हैं। एक दिन तुम्हारे पापा कहने लगे, यदि समय पर हमारे भी एक बेटा होता तो उसके ही जैसा होता। उसे देखकर मन में पता नहीं क्यों ये इच्छा उठ जाती है। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, बेटा नहीं तो क्या हुआ, जमाई भी तो बना सकते हैं ना। शायद विधाता की भी यही इच्छा रही हो। और जहाँ तक बात है तुम्हारे दूर जाने की, तो लड़का इसी शहर में रहता है, तुम्हारे पापा के साथ काम करता है। तो तुम अपने मन से ये दूर हो जाने वाली शंका निकाल ही दो। सौम्या, हम कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहते थे और न ही कभी करना चाहेंगे। और अंत में केवल एक बात याद रखना, अंतिम निर्णय तुम पर ही छोड़ रखा है हमने। अब क्या अपने माता पिता पर तुमको इतना भी विश्वास नहीं है? सौम्या ने उनसे कुछ नहीं कहा और उनके गले लग गई। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वह अब उस अनदेखे व्यक्ति के बारे में ही सोच रही थी। ना ना, आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। वह तो सोच रही थी कि आखिर कौन है ये आदमी जिसने उसके पिता पर उसकी अनुपस्थिति में अपना अनाधिकृत कब्जा जमा लिया। उसे तो अब मिलना पड़ेगा और इसका सबक भी सिखाना ही पड़ेगा। आज रविवार का दिन था और आज खास मेहमान आने वाले थे। शरद जी ने उन्हें दोपहर के खाने पर बुलाया था। घर में चहल पहल मची हुई थी। रमा जी ने व्यंजनों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की थी। वहीं शरद जी नाश्ता लाने हलवाई की दुकान पर गए थे। श्वेता को तो रसोई से आने वाली अच्छी अच्छी खुशबुएं बार बार रसोई में खींच लाती थी, जबकि शौर्य अब 13-14 वर्ष का किशोर था तो अपनी माँ के कहे अनुसार उनकी मदद करवा देता था। इन सब के विपरीत सौम्या अपने कमरे में परेड कर रही थी। वह तैयार हो चुकी थी। पीले रंग का फ्रॉक सूट, बालों की लंबी चोटी, काजल से भीगी काली आंखें,
होठों पर हल्की लाली और माथे पर छोटी लाल बिंदी। कुल मिलाकर रमा जी ने उसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत की थी, ये साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद मेहमान आ चुके थे। रमा जी ने मेज पर समोसे, कचौरी, जलेबियां और रसगुल्लों की तस्तरियां सजा दी थीं। आगंतुकों में केवल लड़के की माता जी और खुद वह लड़का ही थे। कुछ देर बाद रमा जी के साथ सौम्या नजरें झुकाए चाय लेकर आई और खुद ही सभी को पकड़ाई भी। फिर जाकर उनके माता पिता के पास बैठ गई। लड़के ने जब चाय की पहली घूंट सुड़की तो वह थोड़ा चौंका। उसने अपनी नजर उठाकर बाकी लोगों को देखा तो पाया कि सभी आराम से अपनी चाय का आनंद उठा रहे थे। चाय पीकर उसकी माताजी के चेहरे पर भी विश्रांति के भाव आ गए तो वह सौम्या से बोली, बेटा, क्या ये चाय नाश्ता तुम्ही ने बनाया है? नहीं नहीं आंटी जी, ये सारा नाश्ता तो मंगतराम हलवाई की दुकान से आया है, लेकिन हाँ, चाय मैंने ही बनाई है। उसने उसी तरह सिर झुकाए शर्माते हुए कहा, जिसे सुन उस लड़के के चेहरे पर लंबी मुस्कान आ गई। उसने अपनी चाय खत्म करके कप वापस मेज पर रख दिया। वहीं सौम्या उसकी इस हरकत को देखकर हैरान परेशान हो गई। उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसने तो उसकी चाय में बहुत अच्छे से मिर्ची पाउडर घोली थी। फिर ये महाशय इतने शांत क्यों बैठे हैं? वह सिर झुकाए इन्हीं सवालों में डूबी हुई थी। वहीं उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव उस खास आगंतुक का मनोरंजन अवश्य कर रहे थे, जिस वजह से उसकी मुस्कान भी अब चौड़ी हो गई थी। कुछ देर बाद औपचारिक बातें समाप्त हुईं तो खाने पीने का कार्यक्रम भी संपन्न कर लिया गया, जिसके बाद रमा जी ने उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छत पर भेज दिया। वहां सेट के नीचे दो कुर्सियां और मेज रखी हुई थी इसी प्रयोजन के लिए, लेकिन सौम्या वहां न बैठकर छत की मुडेर के पास खड़ी हो गई तो वह लड़का भी सौम्या के पास जाकर खड़ा हो गया। काफी देर तक जब कोई कुछ नहीं बोला तो लड़के ने बोलना शुरू किया, मैंने आज तक अदरक इलायची वाली चाय, नींबू वाली काली चाय, मसाला चाय और कहवा चाय ही पी थी, लेकिन आपकी बनाई हुई मिर्ची चाय भी मुझे बहुत पसंद आई। और यकीन मानिए, मुझे इस बात की दिल से खुशी भी है कि आपने इतनी मेहनत सिर्फ मेरे लिए की। सौम्या चुपचाप खींची हुई सी खड़ी सामने देख रही थी। वह देख रही थी कि उसकी खुरापात से इस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, बल्कि वह तो उल्टा उसकी खिल्ली ही उड़ाया जा रहा था। आपने ये चाय पहले भी किसी को पिलाई है या नई नई खास मेरे लिए इजाद की थी? वह फिर से बोला। अब चुप भी हो जाओ महानुभाव, आप कुछ और बात नहीं कर सकते हैं क्या? सौम्या ने उसी खींच के साथ दांत पीसते हुए कहा, जिसे सुन उस लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने दोनों हाथ बांधे और कहा, मेरा नाम वैभव राय है और आपका नाम क्या है? सौम्या जी। उसने सौम्या जी पर जोर देकर कहा। अब तो सौम्या का पारा चढ़ने लगा। ये आदमी उसका मजाक उड़ाने का एक मौका छोड़ने को तैयार नहीं था। अब तो ये गया काम से। सौम्या उसकी ओर घूमी और इतनी देर में उसने पहली बार उसकी ओर निगाह की थी। तुरंत उसी क्षण उसके चेहरे से क्रोध के भाव गायब हो गए। उसकी जगह विस्मय ने अपना स्थान ले लिया और ठीक उसी क्षण सौम्या को ये भी पता चला कि मन में फुलझड़ियां छूटने का आशय आखिर होता क्या है। उसके चेहरे के भावों में ऐसे परिवर्तन होते देख वैभव ने अपने एक भाव को उठा लिया, मानो पूछ रहा हो कि ये क्या था। महाशय, अब जान ही लोगे क्या बेचारी की? मुंह से ही बोलकर पूछ लेते। सौम्या उसके ऐसा करने पर हड़बड़ाकर पीछे हटी तो पास रखे गए गमले से उसके पैर में ठोकर लगने के कारण लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी। तभी वैभव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसका एक हाथ वैभव के हाथ में था और दूसरा उसके सीने पर। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सौम्या भौचक्की सी उसकी आंखों में देखती रह गई। क्या कोई जेठ इंसान है जो इस समय सौम्या की धड़कनों को मात दे सकती है? उसके रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे और तभी उसे अपनी उस हथेली में कुछ महसूस हुआ, जिस हाथ को उसने वैभव के सीने पर रखा हुआ था। वैभव का दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसे सौम्या अपनी हथेली में बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। जिसके बाद वह सकपकाते हुए पीछे हटी और सीधी खड़ी हो गई। दोनों फिर से सामने की ओर देखने लगे। मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। यदि आप कुछ बताना चाहें या मेरे बारे में कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं, और यदि आपको ये रिश्ता स्वीकार नहीं है तो भी आप इसके लिए
पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वैभव ने गंभीरता से कहा। नहीं नहीं, मैंने मना कब। वैभव की बात को सुनकर सौम्या अचानक से बोल उठी, लेकिन इतने अधूरे वाक्य बोलने के बाद ही शर्माते हुए चुप हो गई। वैभव उसकी अधूरी बातों का अर्थ पूरी तरह से समझ चुका था और वह भी अपने हंसमुख अवतार ने वापस आ गया। उसने वापस अपने हाथ बांधे और सौम्या की तरफ देखकर थोड़ा झुकते हुए बोला, हम तो मैं इसे आपकी हाँ समझूं। अब तो सौम्या के पेट में तितलियां उड़ने और पटाखे फूटने का भी काम होने लगा था। इतना ही नहीं, उसे कक्षा 8 में पढ़े हुए रूपक अलंकार और श्रृंगार रस की परिभाषाएं भी याद आ गई थीं। उसने शर्माते हुए अपने दांतों से अपने होठ दबाए और पीठ घुमाकर खड़ी हो गई, लेकिन तभी वह पलटी और सिर झुकाए हुए बोली, वह मुझे कहना था कि मैं अडॉप्टेड, मुझे पता है इस बारे में पहले से ही। वैभव ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए शांति से कहा। अब सौम्या ने दोबारा सिर उठाकर वैभव को देखा। तभी सौर्य नीचे से दौड़ता हुआ आया और बोला, आप दोनों को सब लोग नीचे बुला रहे हैं। वह दोनों नीचे गए। सभी वहां पर उन दोनों का निर्णय जानना चाहते थे। रमा जी ने सौम्या से उसकी इच्छा पूछी तो उसने हल्के से सिर को हाँ में हिला दिया। अब वैभव की माँ ने वैभव से पूछा तो वह अपने चेहरे पर पूरी गंभीरता लाकर बोला, मुझे भी ये रिश्ता स्वीकार्य है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी ये बात सुनकर सब लोग चौंक गए और वह ये है कि जैसी चाय मुझे आज मिली है, शादी के बाद भी मुझे वह चाय रोज मिला करेगी। उसकी इस बात पर सब हंसने लगे, लेकिन उसकी इस बात का अर्थ तो केवल सौम्या और वैभव भी समझ रहे थे। जहां वैभव सौम्या को देखते हुए मुस्कुरा रहा था, वहीं सौम्या फिर से चिड़ी हुई नजर आ रही थी। दोनों की शादी 2 महीने बाद तय कर दी गई। परिवार में खुशियों से भरा माहौल था। कुछ दिनों बाद एक दिन सौम्या एक रेस्टोरेंट में अकेली बैठी थी। शायद किसी की प्रतीक्षा थी उसे। तभी अप्रत्याशित रूप से वहां पंकज आ गया। सौम्या उसे वहां देखकर दंग थी। सुना है तुम्हारी शादी तय हो गई है। वह उसके सामने की कुर्सी पर बैठते हुए बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पंकज? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? सौम्या ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्यों, तुम्हारे घर अभी तक कार्ड नहीं गया? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे इंतजार में इतने सालों से इसलिए नहीं बैठा हूँ कि तुम समय आने पर किसी और का हाथ थाम कर चलती बनो। उसने ये थोड़ी ऊंची आवाज में क्रोध के साथ कहा। ना मैंने तुमसे कभी प्यार किया था और ना ही तुम्हें इंतजार में बैठे रहने के लिए ही कहा था। तो तुम अब अपना ये दुखड़ा कहीं अकेले में जाकर रो। सौम्या ने उसी अंदाज में कहा। पंकज थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, सौम्या, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी सोच से ही परे तक। प्लीज मेरा विश्वास करो। बस तुम एक बार मुझसे बस 3 जादुई शब्द कह दो, उसके बाद तुम देखना मैं दुनिया जहान की खुशियाँ तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने सौम्या के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सौम्या ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो तुम्हें वह 3 जादुई शब्द सुनने हैं? सौम्या ने पंकज से पूछा। हाँ कहते हुए पंकज के चेहरे पर चमक भरी मुस्कान आ गई। तो सुनो, भाड़ में जाओ। सुन लिया? अब जाओ यहाँ से, सौम्या ने गुस्से से कहा। सौम्या, पंकज गुस्से से चिल्ला उठा, जिससे वहां उपस्थित अन्य लोगों का ध्यान भी उनकी ओर गया। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो घसीटते हुए उसे यहाँ से ले जाता। पंकज दांत पीसते हुए गरजा। और यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी कनपट्टी लाल कर चुकी होती मैं। सौम्या ने भी पलटवार किया। बहुत बोलना सीख गई हो तुम, वापस तुम्हारी हदें याद दिलानी होंगी तुम्हें। इतना कह वह उठकर सौम्या की ओर बढ़ने लगा। सौम्या ने भी आओ देखा ना ताओ और मेज पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह पर पानी दे मारा। इससे शायद तुम्हारे गर्म हो चुके मिजाज कुछ ठंडे हो जाएंगे। सौम्या ने पंकज के मुंह पर पानी ही नहीं मारा था, मानो आग में केरोसिन ही उड़ेल दिया हो। वह बुरी तरह से भड़क चुका था। उसकी धमनियों में अब खून की जगह मानो तेजाब दौड़ने लगा, जिस कारण क्रोध से उसका चेहरा भी विकृत हुआ जा रहा था। वह तुरंत सौम्या पर झपटा। तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़कर सौम्या से दूर धकेल दिया। कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की? वह उस व्यक्ति पर चीखा। जैसे आपकी हिम्मत हुई इनके साथ ऐसा करने की। उसने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में रखते हुए आराम से कहा, यह हमारा आपसी मामला है। पंकज गुस्से से बुरी तरह भड़का हुआ था।
कृपया अपने आपसी मामले अपने घर पर ही सुलझाएं। इस तरह सार्वजनिक जगहों पर हंगामा करना उचित नहीं है। ज्यादा ज्ञान न बगाड़ो और दूर रहो हमारे मामले से। वह उस व्यक्ति की ओर एकदम बढ़ा, एक उंगली दिखाते हुए बोला, ऐसा है मेरे भाई, अगर तुम अब यहाँ से चुपचाप चलते न बने तो मैं पहले तुम्हें दो मुक्के लगाऊंगा, फिर तुम्हारी एक भद्र महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत यहाँ के प्रबंधन से कर दूंगा। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड तुमको बेइज्जत करते हुए धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालेंगे। इससे अच्छा है बाइज्जत अपने पैरों पर तुरंत यहाँ से चलते बनो। वह भी उसकी ओर एक कदम बढ़ाकर उसकी उंगलियों को नीचा करते हुए बोला, ए जवान संभाल कर बात कर। पंकज गरज पड़ा, अरे कौन है ये पागल आदमी, बाहर निकालो इसे। पंकज मारे गुस्से के उस व्यक्ति की ओर बढ़ ही रहा था कि रेस्टोरेंट में उपस्थित अन्य लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गईं और वह वहीं रुक गया। पंकज उस व्यक्ति के पीछे खड़ी सौम्या को घूरने लगा। तुम्हें इसका बहुत भारी हर्जाना चुकाना पड़ेगा, ये वादा रहा। वह दांत पीसते हुए बोला और वहां से तुरंत चलता बना। कौन थे ये महान व्यक्तित्व? वह व्यक्ति जो कि वैभव था सौम्या की तरफ पलटते हुए बोला, श्री प्रवीण मेहता के इकलौते सुपुत्र पंकज मेहता। सौम्या ने कहा, क्या विश्वास नहीं होता? ऐसे व्यक्ति की औलाद ऐसी भी हो सकती है? प्रवीण मेहता शिक्षा जगत का जाना माना नाम था, जिससे अधिकतर विद्यार्थी और शिक्षक परिचित थे। खैर ये क्या था, पानी क्यों मारा उसके मुंह पर आपने? सौम्या का मुंह आश्चर्य से खुल गया। क्या इन्होंने सब देख लिया? उसने तुरंत खुद को संयत किया। ये सब आपकी गलती है। यदि आप सही समय पर आए होते तो मुझे अकेला जानकर वह परेशान करने ना आता। कहाँ थे आप? लड़कियों की प्रतीक्षा की जाती है महाशय, उनसे करवाई नहीं जाती, समझे आप? सौम्या उस पर ही चढ़ने लगी। अरे अरे, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती ना आप। मैं कह रहा था कि पानी क्यों मारा उसके मुंह पर, गिलासी जबड़े पर मार देना चाहिए था ना, बाकी मैं बाद में सब संभाल लेता। वैसे मैं देख रहा हूँ आप अभी से पत्नियों की तरह लड़ रही हैं मुझसे, तरक्की कर रही हैं या अभ्यास? उसने अपनी एक भौं उठाते हुए पूछा। अभ्यास। सौम्या ने तुरंत हाजिर जवाबी का परिचय दिया। वैभव मुस्कुरा उठा। शायद मास्टर साहब को उसकी हाजिर जवाबी पसंद आई थी। हम तो अपने प्रयास जारी रखें। जीवन में इस कोलाहल का भी अपना ही स्वाद होता है। चलिए छोड़िए ये सब, ये बताइए कि क्या मंगवाया जाए? वैभव ने सौम्या से पूछा। कुछ नहीं, मुझे अभी यहाँ से जाना है। इज्जत का फलूदा हो गया, सौम्या ने कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर बाद जब वह दोनों वैभव की बाइक पर सड़कें नाप रहे थे, तब सौम्या ने पूछा, कहीं नहीं? मतलब कुछ नहीं, कभी कभी आप बहुत इरिटेट करते हो। सौम्या ने उसकी पीठ को घूरते हुए कहा। जानता हूँ, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद उसने एक चाट की दुकान पर अपनी बाइक रोकी और 2 प्लेट चाट का ऑर्डर दिया। मेरे लिए एक तीखी और इनके लिए एक खट्टी मीठी। आप तीखी वाली खाएंगे? सौम्या ने पूछा। वह क्या है ना, मुझे तीखी चीजें ही पसंद हैं, वैभव ने अपनी एक आंख दबाते हुए सौम्या से कहा। तो सौम्या झेंप गई। हद है, मतलब अब क्या उसे जिंदगी भर इसके लिए ताने सुनने पड़ेंगे? कुछ देर बाद वह दोनों एक साथ एक शांत सी जगह पर बैठे थे। ऐसी ही एक जगह पर उसे एक बार पंकज लाया था, तब उसे कितनी घबराहट और बेचैनी ने घेर लिया था। आज वही सब कितना शांत और सुरक्षित अनुभव दे रहा था। समान परिस्थितियों में भी अलग अलग व्यक्ति का साथ अलग अनुभव दे सकता है। आपने पंकज का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? पढ़ा लिखा है, अमीर है, देखने में भी अच्छा है, पुरानी जान पहचान भी है, हर लिहाज से बेहतर है। उसने सौम्या का मन टटोलते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इस समय उसका चेहरा भावहीन था। जो शिक्षा मनुष्य में संस्कारों का सृजन ना कर सके, ऐसी शिक्षा अर्थहीन है। पैसों से हम सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन विनम्रता कहाँ से खरीदेंगे? हर अच्छी दिखती वस्तु वास्तव में अच्छी ही हो, ये आवश्यक तो नहीं। वैसे भी बाहरी रूप तो समय के साथ ढल जाता है, लेकिन भीतर की सुंदरता अधिक आवश्यक होती है, क्योंकि ये आजीवन रहती है। जीने के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की ही नहीं, सम्मान की भी आवश्यकता होती है। और जहाँ तक बात है पुराने जान पहचान की, तो शायद इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसके साथ मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। सौम्या ने उसे आज निरुत्तर कर दिया था। वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने अब तक सौम्या के इस पक्ष को जाना ही नहीं था। अभी तक तो उसे केवल शरारती और झगड़ालू सौम्या के ही दर्शन हुए थे। हम तो आपको कैसे पता
कि आप मेरे साथ खुश रहेंगी? वैभव ने सौम्या से पूछा। कुछ चीज़ों का पता लग जाता है अपने आप, उसने मुस्कुराते हुए कहा और वैभव के कंधे पर सिर रख दिया। वैभव पहले चौंका, फिर उसने भी एक परम संतुष्टि का भाव अनुभव करते हुए सौम्या के सिर पर अपना सिर रख दिया। सौम्या और वैभव के फेरे हो रहे थे। उन पर आशीर्वाद और पुष्पांजलियों की वर्षा हो रही थी। सबके चेहरों से खुशी साफ झलक रही थी, पर कहीं कोई और भी था जो इस समय अंगारों पर लौट रहा था। बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह पंकज था, फिर भी बता देते हैं। वह केवल उनको बद्दुआएं दे रहा था और उसका दिमाग उनको नुकसान पहुंचाने की षड्यंत्र रच रहा था। खैर, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इधर सौम्या नम आंखों से अपने पिता के घर से विदा लेकर और अपने नए संसार के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। ये मुख्य शहर के कुछ उत्तर में 2 घंटे की दूरी पर स्थित एक गांव था, जहां वैभव का पैतृक निवास था। अपने पिता के घर से विदा होकर सौम्या सीधे सीधे वहीं पहुंची थी। वहां 10 दिन रहने के बाद वह दोनों देहरादून वापस आ गए। सुबह का समय था जब उनकी कैब एक 4 मंजिला इमारत के सामने आकर रुकी। लिफ्ट से वह तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वैभव ने अपने पिट्ठू बैग से चाबियां निकालकर दरवाजा खोला तो सौम्या अंदर जाने लगी। वैभव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इतनी भी जल्दी किस बात की है? 2 मिनट रुकिए जरा। इतना कहने के बाद उसने पहले कपड़ों के दोनों बैगों को अंदर रख दिया, फिर वापस आकर सौम्या को अपनी गोद में उठा लिया। अरे! सौम्या ने चौंकते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। दरवाजा बंद कीजिए श्रीमती जी, उसने अंदर आने के बाद सौम्या से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा तो सौम्या दरवाजे की सिटकनी लगा दी। हॉल की दीवार पर एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर ठुका हुआ था, जिसमें श्री गणेश, श्री लक्ष्मी और श्री सरस्वती की मूर्तियां थीं। उसने वहीं पर सौम्या को उतार दिया। ईश्वर को प्रणाम करने के बाद वह बोला, अपने घर में आपका स्वागत है श्रीमती जी। सौम्या मुस्कुराते हुए उस फ्लैट का मुआयना करने लगी। ये एक 2 BHK फ्लैट था, जिसमें हॉल से ही अलग अलग दिशाओं में कमरों में और किचन में जाने के लिए दरवाजे लगे हुए थे। बेडरूम के एक तरफ खिड़की से लगता हुआ बेड रखा था और दूसरी तरफ पास में ही लोहे की अलमारी रखी थी। वहीं से बालकनी में जाने का रास्ता था। ये सुबह का समय था और वैभव को इतने दिनों की छुट्टियों के बाद अपने कॉलेज भी जाना था, इसलिए वह सीधे किचन में गई और खाने की तैयारियों में लग गई। माताजी ने आते समय ही दूध और कच्ची सब्जियों की थैली साथ में रख दी थी, ताकि उन्हें पहुंचने के बाद कोई परेशानी ना हो। वैभव नाश्ता कर चुका था। सौम्या किचन में नाश्ते के जूठे बर्तन धो रही थी। जब उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ, वह मुस्कुराते हुए पलटी। वैभव उसे ही देख रहा था और उसकी ओर झुक रहा था। सौम्या ने एक हाथ से पीछे की तरफ किचन के काउंटर को पकड़ा हुआ था और वहीं उसका दूसरा हाथ कुछ ढूंढ रहा था। वहीं वैभव धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर झुक रहा था और तभी सौम्या को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने तेजी से एक टमाटर वैभव के होठों से लगा दिया। वैभव गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या था भला? टमाटर खाइए, इससे सेहत अच्छी बनी रहती है। शाम को वापस आकर मैं तसल्ली से आपको बताती हूँ कि सेहत के लिए और कौन कौन सी चीजें अच्छी होती हैं। उसने इतना कहा और अपना पिट्ठू बैग कंधे पर रखकर निकल गया और अपने पीछे घबराई हुई सौम्या को छोड़ गया। रविवार की एक सुबह थी जब वह दोनों एक कैब से वैभव के गांव जा रहे थे। अब उनकी शादी को 1 साल होने को आया था और वह 2 से 3 होने वाले थे। सौम्या का 4था महीना चल रहा था। दोनों खुश थे, संतुष्ट थे, एक दूसरे का साथ पाकर, एक दूसरे के पास रहकर। और तभी वह हुआ जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने ना की हो। एक बेकाबू ट्रक सामने से आया और सीधे उनकी गाड़ी को टक्कर मारते हुए निकल गया। वह गाड़ी 2-3 बार पलटी खाते हुए जोर से डिवाइडर से टकरा गई। उसके सारे कांच पूरी तरीके से टूट चुके थे और गाड़ी जगह जगह से पिचक भी चुकी थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।